देखिए, इसमें कोई शक नहीं है किरण जी कि जो फिल्में बनती हैं उसमें थोड़ा मिर्च मसाला ऐड हो जाता है। वो उसका कारण है कि जिससे उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो फिल्में बन रही हैं, कुछ फिल्में जैसे आपको केरला वाली फिल्म बनी थी, द उसमें केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी, उसके बाद शायद कश्मीर फाइल्स करके भी एक फिल्म बनी थी। तो इन सब में सत्यता को भी दिखाया गया था। ये अलग बात है कि उसको फिल्माइजेशन किया गया था, उसमें कुछ मिर्च मसाला ऐड हो जाता है, लेकिन वस्तु स्थिति सच्ची थी। और ऐसा हमारे देश में हो रहा है, होता आया है, और इस तरीके से लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और जैसा कि भी डायरेक्टर साहब ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि जो भी इस तरीके की फिल्में आती हैं उसमें कुछ सच्चाई तो होती है। और भारत में जिस तरीके से आतंकवाद ने अपना पैर जमा लिया था और अपनी शाखाएं फैला दी थी, तो ये नोटबंदी के बाद उस पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से लगाम लगा है, क्योंकि अभी हाल में ही ये लाल किले पे वो बम धमाका हुआ, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम हुआ है। और जितने भी मेजर्स लिए जा सकते हैं इस गवर्नमेंट के द्वारा, उस मेजर्स से ये साबित होता है कि अब इनका शिकंजा दिन पर दिन कसता चला जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अभी ये शहाबुद्दीन रिजवी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि वो एक ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने समय समय पर सही सही बातें कही हैं। लेकिन आज मैं उनके इस बयान से हतप्रभ हूं कि उन्होंने इस तरीके की बातें क्यों की, इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से क्यों जोड़ा। क्या ये सच्चाई नहीं है कि पाकिस्तान से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन होता है, हमारे यहाँ की गतिविधियों को रोकने की कवायद होती है। बॉम्बे में जो कांड हुआ उसके पीछे पाकिस्तान था, कश्मीर में जो वारदात हो रहे थे उसका सपोर्ट था, उसके बाद पहलगांव में जो कांड हुआ वो मुस्लिम लोगों के द्वारा पाकिस्तान से आके किया गया। और दिल्ली में भी जो लोग इसको जिन्होंने किया उनकी भी तारें पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी। अब सरकार की सख्ती के कारण इन लोगों के हाथ पांव फूल रहे हैं, और इस तरीके की जब सच्चाई दी जाती है तो उस पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं हिंदू मुस्लिम का। अगर हम इतने ही बुरे होते तो आप बताइए, कोई अगर आपके यहाँ कोई मुसलमान हो तो उसको बुला के पूछिए, हमारी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, मैं गिनाऊंगा नहीं क्योंकि सबको पता है, उसमें क्या हमने मुसलमान को उससे वंचित रखा है? परसेंटेज अगर आप देखेंगी तो आप हतप्रभ हो जाएंगी। 41% रसोई गैस, 36% मकान, 39% शौचालय मुसलमान भाइयों को और बहनों को मिला है। तो हमारी नीयत साफ है। हम जब कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं तो चलते हैं। विश्वास ही तो नहीं कर पा रहे हैं ना आप लोगों पे, जितने भी मुस्लिम समुदाय के मौलाना है विश्वास ही तो नहीं कर पा रहे। ये विश्वास दिलाने में नाकामयाब हो रहे हैं लग रहा है। इस पे आएंगे, बात करेंगे। देखिए, रिजवी साहब का तो बहुत ये आलोक जी जो है वो कहते हैं कि मैं बहुत सम्मान करता हूं। आप भी क्या सम्मान करते हैं शाही मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहिम हुसैन का? उन्होंने भी इसको इसी बात से जोड़ करके उन्होंने कहा है कि जो अदालत है या जांच एजेंसियां हैं, जब तक किसी चीज को वो क्लियर नहीं कर देती हैं कि वाकई हिंदू मुस्लिम जो होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, तब तक आप ऐसी मूवी कैसे बना सकते हैं? आप टारगेट कर रहे हैं जो कि गलत है यहाँ पर। और एक बार फिर से उन्होंने इसी बात को दोहराया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो फिर आप खुद क्यों जोड़ रहे हैं इस बात? देखिए, ऐसा है, रही बात मूवी की, तो जिन मौलानाओं को प्रॉब्लम है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर उनको लगता है एज पर लॉ ये चीज़ गलत है। और ये बात दूसरी, हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि क्यों है ये मूवी, क्यों आ रही है इस टाइप की। देखिए, पाकिस्तान का जो इंडिया में एजेंडा है वो केवल कश्मीर नहीं है, गजवाए हिंद है, पूरे हिंदू समाज को मुसलमान में कन्वर्ट करना। अगर आप देखते हैं 2025 में जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो मैंने एक्शन लिया था, तो वहाँ के आर्मी जनरल है आसिम मुनीर, वो कुरान की आयतें पढ़ रहे थे लाइव ऑन टीवी कि हम गजवाए हिंद करेंगे और हम ऐसे मतलब जन्नत में जाएंगे, शहीद होंगे, ये है वो है। तो आप देखिए, पहले पाकिस्तान ने डायरेक्ट फाइट की इंडिया के साथ, ठीक है, 75 में वो हार गया, 65 में हार गया, 99 में हार गया। अब उसको समझ में आ गया कि मैं डायरेक्ट तो इंडिया को हरा नहीं सकता, तो उसने स्ट्रैटेजी चेंज करी, जिसमें उसने सेपरेटिज्म को बढ़ावा दिया कश्मीर में और पंजाब में। अंडरग्राउंड जो टेरर ऑपरेशन हुए, टेरर मॉड्यूल जो बनाए गए, ठीक है, लव जिहाद भी उसका ही पार्ट है, बाहर से फंडिंग होती है, क्योंकि संख्या जब हिंदू की कम हो जाएगी तो धीरे धीरे जो है वो थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े अलग करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके तहत क्या है कि जो पहले आई है मूवीज़, कश्मीर फाइल हो गया, चाहे केरला स्टोरी हो गया, उसमें ये दिखाया गया है कि अब पाकिस्तान जो है अंडरहैंड क्या ऑपरेशन करता है
इंडिया में, ठीक है, शांति भंग करने के लिए। इसमें ये दिखाया गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए हैं उसको ठंडा करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, दो कंट्रीज़ के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस को पहले में जो है डिस्क्लोज किया गया पाकिस्तान के, और अब इंडिया का रिएक्शन दिखाया गया। और देखिए अब पाकिस्तान ठंडा भी हो गया है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पर सेपरेटिस्ट जो लीडर थे उनका और सेंटर में जो गवर्नमेंट है उनका एक अलायंस बना हुआ था इनफॉर्मल, किसके लिए? पैसा खाने के लिए। स्पेशल जो है कैटेगरी स्टेट बनाया हुआ था, 90% जो है ग्रांट्स वहाँ जाती थी, 10% केवल लोन। जो और स्टेट है वहाँ पे 60% जो है ग्रांट मिलती हैं, 40% लोन मिलता है। और वही पैसा सेपरेटिस्ट जो लीडर हैं वहाँ की जनता को फंड करके जो है ब्लास्ट कराने में यूज़ करते थे, ठीक है, केओस क्रिएट करने में यूज़ करते थे। अब क्यों बंद हो गया? क्योंकि फंड खत्म हो गए हैं, कंट्रोल आ गया बाहर से ही फंड। लेकिन आप जिस नोटबंदी के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं उसके लिए तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि ये तो गलत है, आपने रीढ़ तोड़ दी ये क्या बोलते हैं भारत की टेरर नेटवर्क नहीं, वो तो भारत की कह रहे हैं। भारत कहाँ पे? सब ग्रोथ रेट क्या देखिए आपके इस फैसले से कोई भी अगर ब्रॉडर लेवल पे फैसला होता है कंट्री के अंदर, उसका एकदम से इमीडिएट इफेक्ट आता है, बट वो 2 से 4 महीने में ऑब्जर्व हो गया था। क्या इंडिया ग्रोथ रेट डाउन गई है? इंडिया 4th जो है बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया वर्ल्ड की, और 3rd बन जाएगा 2027 के बाद, ये टारगेट है। तो कहाँ ग्रोथ रेट रुकी है? रीढ़ की हड्डी। अब देखिए अब ब्लास्ट कम हुए हैं, झगड़े कम हुए हैं, सेपरेटिस्ट जो लीडर है जो कूदते थे बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे वो ठंडे पड़ गए हैं। नहीं, इसी बात को लेकर के आलोक जी ये बताइए, क्योंकि जो ये कह रहे हैं हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन अगर मैं ऑपोजिशन की बात करूं उनकी तरफ से तो यही कहा जाता है, नहीं बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन ऑपोजिशन ने यहां पर भी डिफरेंशिएट किया है कि अमीर और ज्यादा अमीर हो गए, गरीब गरीब हो गए, और अमीरों को काउंट करके ये जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इसको यहां पर लाया गया है। ये है यहाँ का डाटा। इस तरह से ऑपोजिशन इसको ऐसा डाटा तो मैंने कोई देखा नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमीर और अमीर हो गए हैं। तो मनी बिगेट्स मनी, ये तो पुरानी कहावत है कि जिसके पास पैसा है वो मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाता है, और जिसके पास नहीं है वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही अपनी ज़िंदगी काट के ख़त्म हो जाए। लेकिन इकॉनमी जब बढ़ती है तो सारी चीज़ें बढ़ती हैं, और जब सारी चीज़ें बढ़ती हैं तो वहाँ के जनसंख्या में जो भी लोग हैं वो भी बढ़ते हैं। अब जिसका 10,000 इनकम था, उसका अगर इनकम आके 16,000, 17,000, 18,000 हो गया तो नेचुरली है कि वो भी बढ़ा अपने दायरे में। अब जिसकी 100 मिलियन की टर्नओवर थी वो नेचुरली अपने पैसे से 150 मिलियन चला जाएगा। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। जिसके पास ज़्यादा खेत होगा उसके पास ज़्यादा आमदनी होगी। लेकिन हम फिर भी, उन्होंने तो बड़े बड़े बिजनेसमैन का जिक्र कर दिया, आप समझ पा रहे हैं। मुझे पता है उनका इशारा कहाँ पे था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जिन लोगों के पास इस तरीके की चीज़ें बढ़ाने की क्षमता, आप देखिए रिलायंस जाके यूएसए में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी लगा रहा है। क्या यूएसए के पास ये क्षमता नहीं थी? क्यों हिंदुस्तान के लोगों को वहाँ न्योता देके बुलाया है इस काम के लिए? तो ऐसा नहीं है, हमारा सब लोग बढ़ रहे हैं, समाज बढ़ रहा है। हाँ, डिफ्रेंशिएशन है, लेकिन वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। अब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, रिक्शा वाला की लड़की IAS कर रही है, ठेला वाला का लड़का IPS बन रहा है, इसका मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने रिजिम में बिल्कुल बैठा दिया था पूरे इकोनॉमी को, वो उस कवायद को करने में हमारा मेन मिशन जो है वो 2047 का है, हम उसको प्राप्त करें। ठीक है आर्यमा जी, इसमें जो ये कहते हैं ना कि भाई इनकम डिस्पैरिटी बढ़ी है, वो अनपढ़ लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं है। ठीक है, जो रिच पॉपुलेशन है इंडिया की वो लेस देन 10% है। हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम ग्रोथ की। 2016-17 में जो था डेटा वो ये कहता है कि $1183 था। अब वो बढ़ के 2023-24 में कितना हो गया है? 2132, लगभग डबल होने के पास पहुंच गया है। और 2030 तक जो है $4000। अब देखिए क्या होता है कि जब आपकी कंजम्पशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री लगती है, जब इंडस्ट्री लगती है तो जो है जॉब जनरेट होती है, जब जॉब जनरेट होती है तो लोग काम करते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, उससे लोगों की इनकम जो है बढ़ती है। ये इकोनॉमिक एक जो होता है डिमांड एंड सप्लाई का एक सिस्टम होता है जहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है एस्टेब्लिश होता है। तो जब भाई अमीर बढ़ेगा तभी तो इंडस्ट्री लगाएगा वो। पर देखिए आप जनमानस की इनकम लेवल, जो पहले बाइक नहीं खरीद पाते थे
और आज जो है हर तीसरा आदमी जो है गाड़ी खरीदने की क्षमता रखता है, चाहे वो लोन के थ्रू ले, जैसे मर्जी ले, पर वो कर सकता है। आपकी कर्ज में अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो इसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि जितने बड़े आदमी कर्ज तो वो भी लेते हैं। आप कर्ज लेके आप गाड़ी लीजिए, उससे इनकम आप जनरेट कर सकते हैं ना। आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आ गई। अगर आपके पास लोन की फैसिलिटी गाड़ी तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी नहीं है, आप लाइबिलिटी को आपकी एसेट में जनरेट करने का मादा तो आपके अंदर होना चाहिए ना। इसके लिए आपको एजुकेशन आप चाहिए। अगर घर के लिए गाड़ी ले रहे हैं उसको आप कमर्शियल यूज के लिए लगा सकते हैं। बिल्कुल लोगों ने लगा रखी है। अब क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर स्किल के ऊपर भी गवर्नमेंट ने जो है फोकस किया हुआ है ना। स्किल डेवलपमेंट भी तो हो रही है, लोगों को बताया जाए कि आप देखिए तो गाड़ी चलाएं लोग, बिल्कुल ड्राइवर बन जाए। बिल्कुल चलिए ठीक है। हाँ देखिए एक्चुअली में जहाँ तक अमीर हुआ है, ये बात भारत पे नहीं पूरे दुनिया में समाजवाद हर जगह ख़त्म हो गया। इवन रशिया में ख़त्म हो गया, चाइना में ख़त्म हो गया, वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर आ गए और अमीर सब अमीरों का ही राज्य है। अमेरिका में देखिए जो जितना बड़ा अमीर होगा वही राष्ट्रपति। यहाँ पर ये चीज़ नहीं हुई है। यहाँ अमीर अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी। दूसरा जो गरीब है वो इसलिए भी नहीं आगे बढ़ पाया कि एक वजह है कि बहुत बड़ी पूंजी, परंतु उसको इतनी सुविधाएं मिल रही। कहीं कहीं ऐसा भी है कि गरीब ने रिस्क नहीं लिया। अगर कहीं कहीं ऐसा भी है कि गरीब को अगर तनख्वाह मिल रही ज़्यादा, गरीब को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही बहुत है, वो रिस्क क्या लेगा। अगर ज़्यादा मिल गया, जिंदगी सुनिए, रिस्क पे है। कहीं अगर ज़्यादा मिल गया कोई अच्छी सरकारी कर्मचारी में, तो पता चला उसको किसी ने ड्रिंक की आदत डलवा दी, ये डलवा। परंतु यहाँ के गरीब को फ्री में गेहूँ मिलता है, फ्री में चावल मिलता है, किसान को यहाँ पे किस्त मिलती है और वृद्धा को वो मिलती। तो गरीबों को सुविधाएं भी बहुत है। कहीं कहीं पैसे वाले जो अच्छी सैलरी पा रहे हैं 50,000 रुपये, उससे गरीब है वो अगर देखे तो दोनों बराबर। अपोजिशन तो ये कहता है आप जो 80 करोड़ को यहाँ पर फ्री और मुफ्त में राशन देते हैं, आप रोजगार देते हैं, तो मुझे लग रहा है उनके लिए और बेहतरी। बहुत अच्छी बात आपने की। अब आप देखिए कांग्रेस के रिजीम में क्या था। कांग्रेस के रिजीम में कंट्रोल में मिलता था, परंतु उनके जो एजेंट थे वो कमाते थे। उनको पैसे देने पे शक्कर मिलती थी, चावल शक्कर पैसे देने पे मिलती। दूसरा, उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। इस समय गरीबों को सुविधाएं ज़्यादा है, इसलिए गरीब के लिए ये सरकार ज़्यादा अनुकूल है। ज्यादा अनुकूल है। अच्छा, हम अगर एक फहरिस्त देखें अभी हाल फिलहाल के ही कुछ वक्तों में, द केरला स्टोरी, इससे पहले कश्मीर फाइल्स, इससे पहले बंगाल फाइल्स, फिर उसके बाद अब ये धुरंधर 1 और पार्ट 2 अब सामने, तो ये नहीं लग रहा है एक प्रोपेगेंडा के तहत बॉलीवुड भी जो है वो कहीं ना कहीं इस सरकार की चीज़ों को लेकर के जा रहा है। ऑपोजिशन भी तो बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि आप इंदिरा गांधी पे क्यों नहीं मूवी बना लेते हैं, उन्होंने भी तो बहुत बेहतर काम किए, उन्होंने भी तो ज़बरदस्त जवाब दिया, 71 ही दिखा देते कम से कम, ये सब क्यों नहीं है। तो क्या बॉलीवुड भी अब सरकार की तरफ से और उन्हीं के लिए मूवी बनाता है? देखिए, फिल्म मेकर एक स्टोरी चुनता है और उसके ऊपर फिल्म बनाता है। तो अब कोई इंदिरा गांधी की स्टोरी पसंद नहीं है। अगर किसी को इंदिरा गांधी के ऊपर 71 की फिल्म बनानी होगी तो वो भी बनाएगा। 1-2 फिल्म आई भी थी बांग्लादेश लिबरेशन के ऊपर जो नहीं चल पाई, लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर भी फिल्म मेकर बना देगा। पॉइंट ये है कि कश्मीर फाइल को आप प्रोपोगेंडा फिल्म कैसे कह सकते हैं? क्या वहाँ से हिंदू नहीं निकाले गए? क्या हिंदुओं को नहीं मारा गया? क्या जो पूरे 10 लाख जो कश्मीरी पंडित थे उनको ये नहीं कहा गया रालेव गालेव और चालेव कहा गया? तो प्रोपोगेंडा फिल्म नहीं है। केरला स्टोरी को आप कह रहे हैं लव आतंकवाद, जिहाद नहीं है, आतंकवाद है। लव आतंकवाद क्या नहीं हो रहा? मैं खुद पर्सनली ऐसे केसेस को जानता हूँ जहाँ पे लड़की को फंसाया गया, और वो भी कोई वो गांव वाली नहीं, मतलब शहर की अच्छी खासी लड़की को, और फिर जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उससे कहा गया कि अपने बाप से बोलो कि अपने 10 करोड़ की कोठी मेरे नाम पे करे, और उसने खुद को आग लगा ली। और ये कविनगर गाज़ियाबाद आप करेंगे, वहाँ का काफ़ी मशहूर केस है। तो जो ये लव आतंकवाद जो है किया जा रहा है, क्या इसके ऊपर फिल्म नहीं बननी चाहिए? कैसे प्रोपेगेंडा फिल्म है? तो ये कहना बड़ा आसान है एक पॉलिटिकल विचारधारा के लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है कि जी अंबानी अडानी को ये कर दिया वो कर दिया। अगर आपके पास कोई प्रूफ है लेके आओ ना, अगर आपके पास प्रूफ है ऐसा तो कुछ लेके आओ। लेकिन इनके पास जो विपक्षी पार्टी हैं इनके पास कुछ है ही नहीं। इनकी जो वो थी, क्या कहना चाहिए, टेरर नेटवर्क से फंडिंग या जो भी कह लो, एक उससे फंडिंग थी, वो सब बंद हो गई है। और ये जानते हैं कि अब ये कभी पावर में आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भारत की जनता समझ गई है कि कौन सी पार्टी उनके लिए सही है, कौन सी पार्टी उनके काम में काम नहीं कर रही है। और जैसा अभी इन्होंने कहा, राशन के लिए मैं जानता था पहले कैसे लाइन लगी रहती थी, पैसे खिलाओ तब राशन मिलता था। आज आप राशन की दुकान पे चले जाइए,
आपको फ्री राशन है, कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना है। तो जब सरकार चीज़ें मुहैया करवाएगी और गरीबों को मुहैया करवाएगी, जो एक कहना चाहिए लार्जर वर्ग है उसको मुहैया करवाएगी, तो वो उसी को वोट करेंगे ना। आपने क्यों नहीं काम किया? आप तो यहाँ पे 60 साल थे, 70 साल थे, क्यों नहीं काम किया अच्छा, आपने? तो इंदिरा गांधी के वक्त में काम नहीं हुआ। मैं आ रही हूँ आपके साथ। हाँ। सबसे ज्यादा नुकसान इंदिरा गांधी ने किया है फिल्म और लिटरेचर का, सबसे ज्यादा। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि गायक को बुलाया, किशोर कुमार को। अशोक कुमार की जब चूंकि बहुत इज्जत करते थे किशोर कुमार, चूंकि छोटे भाई थे, किशोर कुमार से कहा कि गाना लिखो मेरे फेवर में, और मैंने जो आपातकाल लगाया है इसके फेवर में। किशोर कुमार खड़ा रहा, बोला नहीं। उसने धीरे से कहा, आना भी देखा, जाना भी देखा, एक खानदान का जमाना भी देखा और एक जनाना भी देखा। इशारा उसने संजय गांधी की ओर कर दिया। उसके बावजूद भी जीवित उतर के चला गया वो। किशोर कुमार के गाने बंद करा दिए हिंदुस्तान से। उस समय रेडियो सुनने के लिए अगर किसी को दिल्ली सुनना होता था, अगर दिल्ली के बाद मेयर लगाना है तो स्टेशन बदलना पड़ता था, एंटीना लगाना पड़ता। लोगों ने सीलोन से सुनना शुरू कर दिया, बिना का गीत माला। सीलोन से सुनते थे हिंदुस्तान के लोग, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे वो लगा देते थे उसके टॉवर। आपको बता रहा, दूसरा इन्होंने क्या किया, किस्सा कुर्सी की एक फिल्म आई थी, उसको बैन कर दिया, तमाम फिल्मों को बंद किया। ये सच है, बकिया, हाजी मस्तान और दाऊद, इन लोगों के समय पनपे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय। सुन लीजिए, इसी पे मैं आती कहमत। हाँ। यही नहीं, इंदिरा गांधी ने और जो काम किया राजीव गांधी, सुन लीजिए, बेहद शर्म की बात है। हिंदुस्तान के एक वित्त मंत्री को, जो कांग्रेस का था, जिसने आरोप लगाया बोफोर्स में, प्रूफ दिए कि राजीव गांधी ने दलाली खाई बोफोर्स में, उनको भेजा गया था किसके पास, बखिया और हाजी मस्तान के उसमें, कि इंदिरा विकास पत्र ले लो, किसान विकास पत्र। उससे हेल्प ली गई फाइनेंस को कि 5 साल के लिए तुम पैसा जमा कर दो। हालांकि वो एक ठीक थी कुल मिलाकर के इकोनॉमिक के हिसाब से, मगर ये परिवार उनसे पैसा देश की मदद के लिए। आपको बताना, जो सिंडिकेट पनपा है उसको पनपाने में इंदिरा गांधी ने सबसे गंदा काम किया। यही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा शायर अकबर इलाहाबादी था, उसका नाम नहीं आया, चूंकि उसने नेहरू परिवार के एक व्यक्ति को एक बार बेइज्जत कर दिया था कि आखिर अपनी नज़रें ठीक करो। ये रिजल्ट क्या हुआ कि इमरजेंसी के बाद एक फिल्म आई, अमर अकबर एंथोनी। राइटर ने क्या किया, उसमें एक लाइन और, मैं हूं अकबर इलाहाबादी। उसने जोर दिया, हिम्मत इसलिए कर पाया चूंकि जनता पार्टी की सरकार। मैं इसी हिम्मत का आपसे जो है वो उस पर जिक्र करूंगी, लेकिन इस बीच में आप कह रहे थे कि इंदिरा गांधी की सरकार और इंदिरा गांधी फेलियर रही, क्यों? देखिए, बात अगर हम अपने इंडिया लेवल पे करते हैं तो बहुत से रिफॉर्म किए होंगे। जब बात आती है इंटरनेशनल रिलेशंस की, जब बात आती है पाकिस्तान के संबंध की, तो 1975 में इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से डिफीट किया था। 93,000 जो उनके सोल्जर से हमने कैप्चर कर रखे थे। उस समय इंदिरा गांधी जी जो है कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ डील कर सकती थी। उनकी जो पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी, यानी जो आज़ाद कश्मीर वो बोलता है पाकिस्तान उनके पास है, वो हम अपने पास ले सकते थे। अब जो 90s के अंदर जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर जो है पावर बन चुका है, अब डायरेक्ट फाइट में हम जा नहीं सकते हैं, तो अब कश्मीर लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये गवर्नमेंट अभी भी ये कह रही है कि हम जो उनके पास कश्मीर है, पूर्वी जो कश्मीर है, उसको भी हम लेकर रहेंगे, जबकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है आज के टाइम में। तब भी ये सरकार इतना विल रखती है। इंदिरा गांधी जी के पास भारत की पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए कोई ना तो विजन था, ना उनके पास कोई विल थी। वो केवल और केवल क्षेत्रीय जो है पॉलिटिक्स में उलझी रही। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, 2010 में एक मूवी आई थी राजनीति, ठीक है, जिसमें रणबीर कपूर और करीना कपूर थे। तो कांग्रेस ने 3 मेंबर की जो है डेलीगेशन बनाई थी। उसने जब स्क्रीनिंग कर ली थी ना, उसके बाद जो है वो फिल्म जो है लोगों को देखने के लिए मिली थी। तो ये इतना खतरनाक इनका सेंसर था तब भी। तो ये अपने खिलाफ कभी भी किसी फैक्ट को बाहर नहीं आने देते हैं। अब जो है लोगों को सच्चाई जो पता चल रही है इनके बारे में, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो मैंने से पहले बताया ना, डायरेक्ट फाइट में तो नहीं आ सकता है। नहीं, लेकिन मृगेंद्र जी, जो बात अजय जी ने बताई है कि पहले जो था फिल्म मेकर्स मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मूवी बनाया क्या करते थे। जिस तरह से इन्होंने कहा बैन लगा दिया, कर दिया, नहीं अमर अकबर एंथोनी, उस पर भी उन्होंने अकबर इलाहाबादी। मैं आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। हाँ, आप क्या कहना है? हाँ, मैं मौलाना ने जो विरोध किया है उसमें मैं एक बात, मैं आ रही हूँ मृगेंद्र जी। मौलाना ने जो बात बोली है, मौलाना जितने भी मौलाना हैं, जिस इस तरीके का जो भी कोई अच्छी चीज़ होती है, कश्मीर फाइल बनती है, केरला फाइल बनती है, उसमें सब सच्चाई दिखाई गई है, डॉक्यूमेंटेड है सारी चीज़ें। मौलाना जिसने भी इस फिल्म का विरोध किया, क्या वो इस बात से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान बैक नहीं करता है आतंकवाद को, पाकिस्तान गतिविधि नहीं चलाता है आतंकवाद की भारत के खिलाफ? इस चीज़ से वो बैक नहीं कर सकते। मौलाना के लिए मैं बस 2 लाइनें यहाँ पर बोल रहा हूँ कि चेहरे तो झुर्रियों से भरे, दिल जवान है,
क्या बात है। चेहरे तो झुर्रियों से भरे, दिल जवान है, दिन में है शेख, रात में सलमान खान क्या है। बात है। इनके मौलानाओं के दो दो चेहरे हैं। तालियां हो जाए। ये यही फिल्म अगर कोई इंदिरा गांधी की अगर ये बात कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी फिल्म नहीं, अभी आई थी इंदिरा गांधी की मूवी, आपने उसका क्या किया? इमरजेंसी एक फिल्म आई थी, कंगना रनौत ने उसमें एक्टिंग की थी, उस फिल्म को ये कोर्ट में लेके चले गए, कोर्ट में उसको पास नहीं होने दे रहे थे, उसको रिलीज नहीं होने दे रहे थे। इंदिरा गांधी में फिल्म बनी है, आप वहाँ भी विरोध कर लेकिन रहे हो। नेगेटिव दिखाया गया ना, कुछ पॉजिटिव भी तो दिखाइए। ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से फेलियर जिस तरह से मृगेंद्र जी कह रहे हैं, कुछ तो अच्छा किया होगा देश के लिए। नेगेटिव ये इनके हिसाब से दिखा रहे हैं ना, जो वास्तविकता है वो दिखाई गई फिल्म में, और धुरंधर में वही दिखाई गई है, केरला फाइल में वही दिखाई गई है। अभी अपने हिसाब से जैसे मैंने बोला, दिन में है शेख, रात में सलमान खान है, मौलानाओं का ये हाल हो रखा है। मौलानाओं का ये हाल हो रखा है। जी अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ। देखिए, अभी भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी सन 1971 की। हकीकत है कि इंदिरा गांधी और भुट्टो में जो समझौता हुआ था, उसमें ये तय हो गया था कि ये सैनिक जो है भारत वापस नहीं करेगा, पहले आप मुझे कश्मीर दीजिए। लगभग ये समझौता हो गया था। ये कटु सच है। सुनिए हुआ क्या है, जो कटु सच है, पाकिस्तान के पेपर उठा लीजिए, भारत के पेपर उठा लीजिए। उसी वक्त बेनजीर का एक फोन आया, किसके पास? राजीव गांधी के पास, सोनिया जी के हस्बैंड के पास और संजय गांधी के पास। मजबूर थे इंदिरा जी कि दोनों लोगों का बेनजीर से बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये मैं कोई राजनीतिक आरोप नहीं, ये सच है। और एकाएक पलट गया, इंदिरा जी भी मजबूर हो गई। उसका मैं सबूत बता रहा हूं। जिस समय संजय गांधी मरे, मैं दिल्ली में था, मैं देखने गया। उनका तमाम लोगों ने, इंदिरा जी आई, इंदिरा जी के आंसू नहीं आए, यूनुस फपक फपक करके रोया था। मैंने देखा है आंखों से। इंदिरा जी 4-5 बजे लगभग फिर गई और उन्होंने जाके उसकी घड़ी और चाबी गुच्छा देखा, चूंकि स्विच बैंक। तो भाई साहब ने जो कहा था उसमें मजबूरी थी कि बेनजीर की बात मान ली। यही बात नेहरू जी करते थे। एडविना माउंटबेटन जो कह देती थी, एडविना माउंटबेटन ने कह दिया था, मैं नेहरू नहीं छोड़ सकती हूँ, हिंदुस्तान छोड़ नहीं। और जी, ये तो वही हाँ, है। हाँ। जब नेहरू जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, तो जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ ना, संविधान तो 1950 में लागू हुआ है, तो नेहरू जी को प्रधानमंत्री किसने डेजिग्नेट किया था? उन्होंने तो किया था, माउंटबेटन ने। और किसने किया है? ये तो अंग्रेजों के बिठाए प्रधानमंत्री थे। बाद में जो है जनता बहुत अनपढ़ थी उस समय। लिटरेसी रेट कितना था? बहुत कम था, 30% से कम। आजाद ही हुए थे तो बहुत अनपढ़ थे, किसी को वोट डालनी नहीं आती थी। तो जिसने प्रधानमंत्री, वो अंग्रेजों ने जिनको प्रधानमंत्री बनाया, आगे उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी। जनता ने कहाँ चुना किसी को? जनता तो आप चुनने लगी है। अब दूसरी बात, किशोर कुमार के गाने और फिल्में इंदिरा गांधी जी ने डीडी नेशनल पे बंद कर दिए थे। क्यों? उन्होंने इनकी इमरजेंसी को सपोर्ट करने से मना कर दिया था। यही सवाल तो मेरा था। मैं आपके पास आती हूँ अमित जी, लेकिन यही आलोक जी सवाल तो मेरा था कि उस वक्त में कम से कम सरकार के अगेंस्ट में, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में फिल्में बनती थी, जिसको बैन करने का भले ही काम किया गया हो, लेकिन फिल्म मेकर वो हिम्मत दिखाते थे। अब के वक्त में क्या नहीं है कि फहरिस्त एक लंबी सी है कि सिर्फ क्या हुआ था इतिहास में वही दिखाने की बात आ गई, और कैसे इस सरकार ने जो है तमाम चीजों को लेकर के वो आए। किरण मैडम, कहाँ एडविना माउंटबेटन पे चले गए, ये कहाँ चले गए यूसुफ के बाद? अरे अब बात आनी चाहिए कि वो एप्स्टीन फाइल में क्या है, ये जानने का मुझे बहुत उत्सुकता है। अब आप प्लीज, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। अब लोगों के अंदर, अब लोग, यंग जनरेशन जो भी है, वो अब नेहरू जी क्या करते थे, यूसुफ क्या करते थे, बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत कुछ करते थे। मैं बहुत इतिहास जानता हूं, जगजीवन राम के बेटे का भी इतिहास जानता हूं, कांग्रेस के NSCOI के अध्यक्ष का भी इतिहास जानता हूं, जो वो कनॉट प्लेस में जो है वो अपोजिट दी पोस्ट ऑफिस, वहां पे भी जो कांड हुए थे उस सबसे मैं वाकिफ हूं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।